हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कक्षा 8 की उड़ान कार्य पुस्तिका के गणित विषय के हल के अगले भाग में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। और देखने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जी आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक बटन प्रेस करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन समय पर प्राप्त हो सके। तो ये है बेटा आपकी कार्य पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 25। और इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांकों की जमा घटा के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय रहने वाला है बेटा परिमेय संख्याएं। ये देखिए, आपने ध्यान देना है कि हमारा अगला विषय क्या होने वाला है। परिमेय संख्याएं हमारा अगला विषय होने वाला है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने ध्यान देना है। ध्यान रखने योग्य बातें, ये सब बातें पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं तो वहीं से हम लेकर चल रहे हैं। वे संख्याएं जो नंबर 1 P बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। P बटा क्यू यानी जैसे 3/4, -2/5, 1/7, मैं ले लेती हूँ 6/-11। तो ये सभी संख्याएं P बटा क्यू के रूप में लिखी जा रही हैं, यानी ऊपर एक संख्या है और नीचे एक संख्या है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं, यानी कि जो ऊपर है वो भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक। मैं इससे पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, हम 7वीं कक्षा तक पढ़ चुके हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंश में भी पूर्णांक हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूर्णांक के नीचे पूर्णांक और नीचे वाला पूर्णांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में जो संख्या लिखी जाती है, यानी P बटा क्यू के रूप में जो संख्या लिखी जाती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम आगे क्या है देखो दूसरे भाग पर कि P और Q पूर्णांक है, और ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। P अंश है, ये रहा, Q हर है, ये रहा। ठीक है, तीसरा भाग है P बराबर है Q के नहीं होना चाहिए। वैसे तो देखो हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। P Q के बराबर हो सकता है कि 5 के बराबर 5/5 दोनों कट कर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसे 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे अनुसार आना चाहिए था कि Q बराबर है 0 नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। पहला भाग क्या कहता है? क्या 5 को P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और क्यों भाई? 5 है, 5 को अंश में ही रखना है तो 5 के बटे में क्या लगाएं कि इसका जो मान है वो भी ना बदले। तो 5 के बटे में 1 लगा दो। तो ये हमने लिख दिया, ये हो गया ना P बटा क्यू के रूप में। अंश 5 हो गया, हर 1 हो गया। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसके नीचे 1 आ गया है। यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताओ कि P बटा क्यू में P और Q का मान कितना है? ये जो अभी अभी हमने 5/1 लिखा है, इसे अगर मैं P बटा क्यू के रूप में लिखूं तो इसमें P कितना है? 5 है। Q कितना है? 1 है। दिखाई दे रहा है? जब हम इनकी तुलना करेंगे तो ये देखो भाई 5 P के बराबर है और थोड़ा सा ध्यान दो तो 1 हमारा Q के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा कि P का मान 5 है और Q का मान 1 है। ये पहले भाग का उत्तर है, ये दूसरे भाग का उत्तर है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ तीसरे भाग पर। क्या -10 को P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाँ। और कैसे लिखना है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी किया था। -10 बराबर है -10। जिस संख्या के हर में कुछ भी ना हो बेटा उसके नीचे 1 लगा देना है। तो अंश -10 हो जाएगा, हर 1 हो जाएगा। क्या -10 और 1 पूर्णांक हैं? तो लिख दो हाँ। इस बात का उत्तर भी क्या आएगा? हाँ आएगा। अब ये पूछता है Q का मान कितना है? तो बेटा जी हमें पता है ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला
हमारा क्या होता है, क्यू होता है। तो यहाँ क्यू का मान कितना है, 1 है। जितने भी पूर्णांक हैं, एक बार ये सारा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, कार्य पुस्तिका में नोट कर लो। अब मैं थोड़ा आगे समझाती हूँ आपको कि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, पहले हम यहीं पर एक थोड़ी जगह बनाते हैं। ये देखो, मान लो 1 है तो मैं इसको 1/1 लिख दूँ, 2 को मैं 2/1, -3 है तो -3/1, माइनस का 11 है तो -11/1। अर्थात जितने भी ये पूर्णांक हैं इन सब के बटे में 1 लगाकर मैं इन्हें p/q के रूप में बदल सकती हूँ और q का मान सदा 1 होगा। और ये सभी संख्याएं कैसी कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। अगले पे प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, क्या -10 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। अभी तो बताया मैंने आपको कि क्या -10 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि मैं उत्तर इसी में लिख सकूं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ -10 एक परिमेय संख्या, इतना ही लिखना है बस हमने। 0 को हम 0/1 के रूप में, ठीक है, -5 को -5/1 के, 9 को 9/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी वास्तव में तो पूर्णांक हैं। लेकिन जब हम इन पूर्णांकों को बटे में करके लिख देते हैं तो वो कैसी संख्याएं बन जाएंगी, हम इसे लिखेंगे कि ये पूर्णांक नहीं है, ये सभी हमारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो इस खाली स्थान के स्थान पर आप लिखोगे ये सभी परिमेय संख्या। बात समझ आ गई भाई? देखो एक बार फिर से देखो, मैं आगे नहीं बढ़ रही। मैंने शुरू में आपको सिखाया 1, फिर मैंने सिखाया 2, 3, 4, 5, ये सब प्राकृत हैं, ये सब पूर्ण हैं, ये सब पूर्णांक हैं। और जैसे ही मैं इन सब के बटे में 1 लगाती हूँ तो ये सब p/q के रूप में भी लिखी जा रही हैं। तो ये सारी की सारी अब हमारी क्या बन जाती हैं, परिमेय संख्याएं भी बन जाती हैं। सारी की सारी हमारी क्या बन जाती हैं, परिमेय संख्याएं। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि इसी प्रकार की कोई 5 परिमेय संख्याएं बताओ। कोई भी बता दो। 3 बता दो भाई, 3 बता दो। 3 को लिख दो 3/1। अभी मैंने ऊपर कितनी सारी लिखी हैं, -7 बता दो, इसको लिख दो -7/1। 12 बता दो 12/1। 100 बता दो तो वो हो गया 100/1। और भैया बेटा जी 0 बता दो, 0 भी हो सकता है 0/1। तो ये हो गया छठा प्रश्न हमारा। आगे बढ़ते हैं 7वें और 8वें पर ध्यान देना है। क्या 8/0 एक परिमेय संख्या है? तो ये बिल्कुल भी हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको, ध्यान करें, इसी लेक्चर में बताया है कि जब हम p/q के रूप में लिखते हैं तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला अंक 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझना है। क्या वर्गमूल 4, क्या 8वां प्रश्न करा रही हूँ मैं आपको, क्या वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है? भाई देखो, वैसे तो वर्गमूल 4 को जब मैं लिखती हूँ तो वर्गमूल 4/1। अब नियम क्या कहता है कि ये ऊपर वाली संख्या होनी चाहिए पूर्णांक। अब दिखने में तो ये पूर्णांक नहीं लग रही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो तो जो 4 का वर्गमूल है वो कितना होता है, 2 होता है। अर्थात हम इसी संख्या को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी पूर्णांक हो गया, 1 भी पूर्णांक हो गया और ये संख्या क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। तो हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं कि हाँ यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ आ गई बात आपको? क्या आपको परिमेय संख्या समझ आई? p/q के रूप में लिखी जाने वाली प्रत्येक संख्या परिमेय होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे नेगेटिव नंबर्स -4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, सो एंड सो ऑन, ये सब पूर्णांक है। तो मैंने एक बार फिर से आपको विस्तृत रूप में इसको समझाने की कोशिश की है। अब ये स्टार लगा हुआ हमारा एक प्रश्न है, अब हम इसको देखते हैं। ये कहता है कि निम्न में से जो परिमेय संख्या है उनके सामने टिक का निशान लगाओ और जो परिमेय संख्या नहीं है उनके सामने काटा का या क्रॉस
क्रॉस का निशान लगाएं। अब देखो भाई, 1 का वर्गमूल 1 है और मैं इसे लिख सकती हूँ 1/1 के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गई। 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2/1 के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। 7 का वर्गमूल, अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि 7 जो है ना वो एक अभाज्य संख्या है। 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का वर्गमूल कभी भी ज्ञात नहीं होता। तो मैं जब इसे वर्गमूल 7 के नीचे 1 करके लिखूंगी तो वर्गमूल 7 पूर्णांक नहीं है, तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। देखो, वर्गमूल 10 है, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। अब वर्गमूल 10 है, अब आप लिखने को तो इसको वर्गमूल 10/1 के रूप में लिख दोगे। अब आप कह दोगे मैडम ये तो p/q के रूप में आ गया, लेकिन बेटा जी जो ये वर्गमूल का 10 है ये पूर्णांक नहीं है। जब आप इसे निकालोगे तो ये दशमलव में जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। तो हम इसके आगे क्या लगाने वाले हैं, हम इसके आगे क्रॉस का साइन लगा देंगे। ऐसे ही 2 का वर्गमूल भी पूर्णांक नहीं है, तो बटे में 1 लगाएंगे तो भी परिमेय नहीं बनेगा, ये भी परिमेय नहीं बनेगा। आपको एक बात ना ध्यान रखनी है, मेरी बात सुन लो। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके जो भी वर्गमूल होते हैं ये कभी भी पूर्णांक के रूप में नहीं लिखे जा सकते। तो इनके बटे में जब भी आप 1 लगाओगे तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 8 का वर्गमूल भी नहीं होगा, 6 का, ये 3 वाला हो जाएगा भाई। अब मैं यहाँ कलर चेंज करती हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/1, तो इसमें हम लगा देंगे टिक। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, क्रॉस और टिक लगाकर आप इन्हें अपनी कार्यपुस्तिका में नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है भाई, अब कंपैरिजन करना है। अब हमने परिमेय संख्या सीख ली है। 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं -1/2 और -1/5 की तुलना संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए करते हैं। देखो भाई, ये बना दी मैंने यहाँ पर, 1 मिनट भाई, ये मूव हो गया, पेन चूज़ नहीं किया ना मैंने। ये पहली परिमेय संख्या रेखा बनाई, 0, 1, 2, -1, -2, -3। अब मैं पहले -1/2 को दर्शाने वाली हूँ। तो -1/2 आएगा 0 और -1 के बीच में। मैं इस हिस्से के 2 इक्वल पार्ट्स करने जा रही हूँ। ध्यान देना भाई, मैं इस हिस्से के इसके 2 इक्वल पार्ट्स करना चाह रही हूँ। तो 2 करने हैं तो बीच में 1 निशान लगा दिया। तो ये क्योंकि 0 के लेफ़्ट में जा रहे हो आप, तो नकारात्मक नेगेटिव आएगा। ये तो हो जाएगा -1/2 और ये हिस्सा हो जाएगा -2/2। तो ये आ गया -1/2। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। इसको मैं एक बार फिर से बहुत सफाई से यहाँ आपको लिख देती हूँ। पहले मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये आपका 0, ये आपका -1, लेफ़्ट साइड में ये -2। यहाँ जब हम टिक लगाते हैं तो इसके हमारे 2 हिस्से बन जाते हैं। एक ये 2 में से पहला हिस्सा है और एक ये 2 में से दूसरा हिस्सा है, -2/2, जिसे हम -1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया -1/2। अब मुझे चाहिए -1/5। मैं फिर से एक संख्या रेखा खींचती हूँ। ठीक है, ये मैंने संख्या रेखा खींची, ये मैंने फिर से यहाँ 0 लिया, ये मैंने -1 लिया, ये मैंने -2 लिया। अब मुझे -1/5 चाहिए। तो 0 से -1 तक की दूरी को मैं 5 बराबर भागों में बांटूंगी। तो 4 लाइन खींचूंगी, 2, 3, 4 हो गए 5 बराबर भाग। दिख रहे हैं आपको? क्या मैं अलग अलग रंग से दिखाऊं? 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग हो गए हैं। ये बराबर है, भी बराबर मान के चलना। तो ये जो है ये वाला, जहाँ मैंने अब ये पर्पल कलर लगाया है, ये 5वें में से पहला भाग है, यानी -1/5। ये आपका 5वें में से दूसरा भाग है, -2/5। ये -3/5, ये -4/5। और इसे मैं देखो, ये है हमारा -2/5, ये है -3/5। कलर चेंज कर लें ताकि आपको दिखे। ये है -4/5 और ये है -5/5। अब हम बात कर रहे हैं -1/5 और -1/2 की तुलना करने की। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दे रहा है कि
हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा -1/2 है वो 0 से अधिक दूरी पर है और -1/5 0 के नज़दीक है। तो जो जितना नज़दीक होगा, लेफ़्ट में हम जितना उल्टा जाते हैं उतनी संख्याएं कम होती चली जाती हैं। तो -1/5 बड़ा हो जाएगा और -1/2 छोटा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि -1/2 छोटा है -1/5 से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे वहाँ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। दी गई संख्या में से क्या घटाया जाए कि हमें 0 प्राप्त हो। जैसे 4/5 बहुत आसान है, एक बार समझने की कोशिश करो। इसको भूल जाओ, 4/5 को भूल जाओ। आपके पास हैं 5 रुपये, आपके पास है 5 रुपये। 5 में से कितने रुपए कम किए जाएं कि आपके 0 हो जाएं। आपके पास, एक मिनट में, आपके पास कितने हो जाएं? 0। 5 में से कितने कम करूं कि 0 हो जाएं? अरे 5 में से 5 कम कर दो, यानी पूरे 5 खर्च कर दो तो सारे ख़त्म, 0 बच जाएगा। तो 4/5 में से क्या घटाएं? तो 4/5 में से 4/5 घटाओ तो 0 बच जाएगा। अब एक बात को ध्यान देना कि 4/5 में जो ये माइनस का 4/5 हमने किया है, ये इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है, क्योंकि दोनों को जोड़कर 0 आ रहा है। इसे हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रश्नानुसार आगे बढ़ते हैं। -2 और -1 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अलग अलग तरह के प्रश्न बार बार ये बीच में डाल रहा है, हमें उसी तरह से आपको समझाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे ज्ञात करें? वैसे तो हम दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं तो 0, -1 और -2, यहाँ मैं इधर आऊँगी तो ये बनेगा -1.1, जिसे मैं लिख सकती हूँ -11/10। ठीक है, यहाँ आई तो ये बन गया -1.2, जिसे मैं लिख सकती हूँ -12/10। और यहाँ आई तीसरी संख्या जिसे मैं लिखती हूँ -1.3, तो इसे मैं लिख देती हूँ 13/10। अभी हम इसी रूप में 3 संख्याओं को सीखते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम बाद में ये 3 संख्याएं किस तरह करने वाले हैं। हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, -2 और -1। आप इसको पहले नोट कर लो, क्योंकि मैं स्क्रीन क्लियर करने वाली हूँ। आप पहले इनको नोट कर लो कि ये 3 परिमेय संख्याएं -2 और -1 के बीच में मैंने लिख दी हैं। अब इसका एक तरीका और है कि हम कैसे निकालते हैं वो परिमेय संख्याएं, कि -2 में -1 जोड़ो और उसका आधा करो। भाई 2 संख्याओं का आधा उनके बीच में पड़ता है, तो ये आ गया -3/2। ये आ गई पहली संख्या। -2 और -1 के बीच में आ गया -3/2। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। तो उसे अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, पहले मैं आपको जोड़ सिखाती हूँ, फिर बताऊँगी। तो पहले जो भी तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? जमा, घटा, गुणा, भाग। तो वो अब हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो ये कहता है समान हर, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर, हम देख चुके हैं। अगर किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे? 2 समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़, जैसे 7/4 और -5/4, बहुत आसान है। 7/4 जमा, अब ये माइनस का है तो हमें एक माइनस यहाँ लगाना है। जब 2 परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो उसे एक ही बार लिख दीजिए, और ऊपर वाली संख्याओं के बीच में जो भी चिन्ह है, में जमा है जमा लगा दो, घटा है घटा लगा दो, और हल कर लेना है। तो ऊपर 7 जमा के ब्रैकेट में 5 के साथ है घटा, और जमा घटा मिलके हो जाती है घटा। ये हो जाएगा 7 घटा 5/4। ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2/4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये कटकर हमारा आ जाएगा 1/2। तो ये हमने कैसी संख्याएं जोड़ी हैं बेटा जी? जिनका हर समान है। ये आ जाता है बेटा अब हमारे पास घटा करना।
व्यकलन। अब ध्यान देना, हर बराबर नहीं है। 5/7 घटा 3/8। अब आपको अगर याद हो पिछली कक्षा में तो हम क्या करते थे, या तो हम लघुत्तम लेते थे, ठीक है, तो या फिर इनके हर को बराबर करते थे। तो भाई 5/7 है, तो इसको तो मैं 8 से गुणा कर दूँ, यानी 5 को भी 8 से गुणा कर दूँ और 7 को भी। तुल्य भिन्न बना दी मैंने इसकी। माइनस 3/8 को क्या करूँ भाई, यहाँ 7 से गुणा कर दो, 3 को भी 7 से गुणा कर दो और 8 को भी 7 से गुणा कर दो। ध्यान देना, ऊपर बन गया 40, नीचे बन गया 7 8 56 घटा, यहाँ ऊपर बन गया 21 और नीचे बन गया 56। दोनों का हर समान आ गया, दोनों का हर समान आ गया, तो ये बन गया 56, तो नीचे ऊपर आ गया 40 घटा 21। 40 में से 20 गए, 20 और एक और कम कर दो, तो ये जो इसका उत्तर बनेगा ये बनेगा 19/56। ठीक है, हमने क्या किया, लॉजिक समझना है। हम घटा वटा नहीं सीख रहे, हम लॉजिक सीख रहे हैं कि किस तरह से अगर हर समान है तो हम जमा करें, हर अलग अलग है तो भाई जमा घटा करें। तो यहाँ इसका हर 7 था, इसका 8 था, इस 7 वाले को 8 से गुणा कर दिया, 8 वाले को 7 से, तो ये तुल्य भिन्न बन गई, दोनों का हर बराबर हो गया, हमने इसे घटा दिया। अब इसी प्रश्न को ये आगे कह रहा है, दोनों के हर बराबर करते हैं तो कैसे करेंगे। तो 5/7 के हर को किससे करेंगे, 7 वाले को 8 से और 8 वाले को 7 से गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, तो असली तरीका तो क्या है, जो आसान पड़ता है वो ये होता है कि हम दोनों का ले लेते हैं लघुत्तम 56, 7 को 8 से 56 को 7 से भाग करो, 7 8 56 और 8 को 5 से गुणा कर दो, ये आ गया 8 5 40। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया। 56 को 8 से भाग करो, 8 7 56 और इसको हर अंश से गुणा करो 21, वही हमारा फिर से आ जाता है 19/56। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्गमूल 2 को जब मैं वर्गमूल 2/1 लिखूँगी तो यहाँ पर वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम परिमेय संख्या लिखते हैं तो ऊपर पूर्णांक होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लिख देना नो या नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या 7/0 एक परिमेय संख्या है? तो उत्तर लिख दो नहीं, क्योंकि जब हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता और इसके अंदर जो हमारा हर है वो 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे नहीं। इसका जवाब भी पीछे आ चुका है, क्योंकि वर्गमूल 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो वो जो वर्गमूल 2 वाला भाग है ना, देखो एक बार भाई, एक सेकंड के लिए, जो वर्गमूल 2 वाला भाग है ना, ये वाला एक मिनट भाई, ये वाला, इसको यूं का यूं आपने नीचे वहाँ पर कर देना है। कौन से भाग में? चौथे भाग में। ठीक है, तो यहाँ लिख देना नो और लिख देना है वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग पर। -7/4 की 5 समतुल्य या तुल्य संख्याएं लिखो। ये बड़ा सरल है, छोटी कक्षा में आ जाता है। -7/4 लिखा, एक बार इसको 2 से, हर अंश को भी 2 से गुणा कर दो, हर को भी 2 से। 7 दूनी ऊपर आ गया 14, नीचे आ गया 8, आ गई एक संख्या। अगली लिखने के लिए क्या करोगे भाई, 2 मैं लिख देती हूँ, बाकी आप लिख लेना। माइनस ऊपर भी 3 से गुणा कर दो, नीचे भी 3 से गुणा कर दो, तो ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 12, -21/12। ऐसे ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से, ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े आसान से प्रश्न। संख्या रेखा -9/3 को परिमेय संख्या, संख्या रेखा -9/3 परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाओ। भाई देखो, एक तो बहुत आसान सा, आप ये समझो, -9/3, 3 तिया 9, कितना आ गया? -3। तो वैसे तो ये बहुत सरल है, 0 1 2 3, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया -3। हम ऐसे इसको दर्शा देंगे। लेकिन ये कहता है कि संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ 9 बराबर भाग करके उनको 3 से विभाजित कर लो। तो ये अब हमें करना पड़ेगा। तो ये संख्या रेखा ली, 0 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बराबर भाग किए, -1 -2 और ये -9, और उसके 3 हिस्से किए। तो ये तो हो गया, कलर चेंज करके दिखाती हूँ मैं, ये तो हो गया पहला हिस्सा, और फिर कलर चेंज करती हूँ, ये हो गया दूसरा हिस्सा,
फिर कलर, एक मिनट पे, फिर कलर चेंज करती हूँ, येलो ले लेते हैं, और फिर ये हो गया तीसरा हिस्सा। तो ये जो पहला हिस्सा है, ध्यान देना, ये वाला, और ये हो गया यहाँ तक दूसरा, और ये हो गया तीसरा। कितने में से हम कर रहे हैं? तो ये हमारा हिस्सा जो आएगा इसे हम लिखेंगे, कलर डार्क करना पड़ेगा, ये है -9/3। ठीक है, माइनस में 9 हिस्से करके उसको 3 से हमने यहाँ पर भाग किया, तो ये वास्तव में तो वही है, -3 ही आ गया, जैसे मैंने आपको दर्शाया था। आप दोनों तरीके से, आप इसको -3 में बदलकर भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, और आप इस प्रकार से भी इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। आगे बढ़े, ये हमारा लास्ट पेज है। परिमेय संख्या के मानक रूप की क्या विशेषता है? परिमेय संख्या का मानक रूप होगा P/Q। Q शून्य नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक हों। P व Q पूर्णांक है, ये विशेषता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अब ये एक ही सवाल को घुमा फिरा कर दे रहा है। पहले मैं आपको पहला भाग कराती हूँ। ये है 7/2 घटा है भाई, ये बीच में साइन दिख नहीं रहा, 9/3, दोनों का लघुत्तम लिया 6। 6 को 2 से भाग करो, 2 तिया 6, 3 आया, 3 को 7 से गुणा करो 21। 6 को 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 2 उत्तर आया, 2 को 9 से गुणा करो 18। 21 में से 18 गए, 3/6। परिमेय संख्या को जितना कटता है उतना काट दो। ये आपके पहले भाग का उत्तर आ गया, 1/2। अगले भाग पर चलते हैं, दूसरे भाग पर हम अब। ठीक है, दूसरा भाग भी अब मैं इसी में आपको बताने जा रही हूँ। दूसरा भाग है -7/2 -9/3, दोनों का लघुत्तम ले लिया 6। इस 6 को 2 से भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 को अंश से -7 से गुणा करेंगे तो -21। 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18। अब ध्यान देना है, ये -21 से -18 समान चिन्ह राशियाँ जुड़ जाएंगी, तो -39/6 आ जाएगा। तीसरे भाग पर चलते हैं। तीसरा भाग है बेटा हमारा 7/2 घटा 9/3। फिर से 6 लघुत्तम, 2 तिया 6, 3 7 21, 9 दूनी 18, ये आ गया 3/6 यानी 1/2। ये भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये पहला में देखो मिस प्रिंट है। मैं बता दूँ, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर -7/2 और -9/3 है, तो वो भी यही समान है यहाँ पर। हम इसे जमा कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे करो, पहले भाग को इस तरीके से कर लेना, तो 6 लघुत्तम आएगा -7/2, ध्यान देना मेरी बात पर, जमा 9/3। बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पहले भाग की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 6 लघुत्तम, तो ये हो गया -21 जमा 18, और ये हो गया -3/6 यानी कि -1/2। और अब मैं जल्दी से करा देती हूँ आपको चौथा भाग, जो कि है 7/2 जमा 9/3। 6 लघुत्तम आया, 21 जमा 18 करना 39/6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि इस संख्या में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो भैया 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो पहला भाग कैसे लिखोगे, लिखना बता रही हूँ अब मैं। पहला भाग 0 का, ध्यान देना, योज्य प्रतिलोम इस तरह से आपको लिखना है, तो वो हो जाएगा 0। ये तो बिल्कुल आसान सा था, लेकिन जब मैं दूसरे भाग पर आती हूँ, तो दूसरे भाग में हमें 7 का योज्य प्रतिलोम बताना है। तो 7 में क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए, तो वो हो जाएगा -7। ठीक है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम बताना हो तो उसका विपरीत चिन्ह ले लेना। अब आ जाओ तीसरे भाग पर, 1/-7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। चौथे भाग पर आ जाओ, 7/5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -7/5। ये जो मैं ऐसे डैश लगा रही हूँ ना, इसकी जगह आपने ऐसे पूरी इकाई लिखनी है। अब हम चलते हैं पाँचवें भाग पर। पाँचवा भाग क्या है? -9/4 का योज्य प्रतिलोम, लिख लेना पूरा, तो वो हो जाएगा जमा का 9/4। अब एक बात ध्यान दो, लास्ट वाला -8, एक मिनट बेटा, -8 और बटे -3, एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा ये स्क्रीन पर आ गया है।
तो -8 बटे -3 का योज्य प्रतिलोम में एक चिन्ह बदलना है। तो वैसे आप इसको माइनस से माइनस काट दो, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -8/3। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 और 11। बस हमारे ये दो ही रह जाते हैं प्रश्न हमारे। 10वां प्रश्न क्या है? दो संख्याओं -2 और -3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ना मैं आपको एक बड़ा छोटा सा तरीका बताने जा रही हूँ। हमें -2 और -3 के बीच में ना 5 संख्याएं ज्ञात करनी। ये आता तो 9वीं कक्षा में है, लेकिन देखो अब हम क्या करते हैं, जो -2 है, हाँ -2 है, उसको क्या करो, 5 संख्याएं निकालनी है ना, ध्यान देना मेरी बात पर। 5 संख्याएं निकालनी हैं तो आपने क्या करना है कि 5 में 1 जोड़ देना है, 6 बन गया। अब आप -2 को क्या करो, 6 से गुणा कर दो और 6 से भाग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बन गया -12/6। अब ले लो दूसरी संख्या है -3, इसको भी 6 से गुणा कर दो, 6 से भाग कर दो, ये हो गया -18/6। असल में हम देखें तो -12/6 का मतलब -2 ही है, -18/6 का मतलब -3 है। और अब हम इनके बीच की, इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, तो वो संख्याएं कैसे ज्ञात करें? तो दो संख्याएं बेटा, -2 को मैंने अभी आपके आगे बदला -12/6 के रूप में, और -3 को बदला मैंने -18/6 के रूप में, और इनके बीच में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 परिमेय संख्याएं, जो कि क्या हो जाएंगी, इससे जस्ट आगे की संख्या ले लो अंश में, -13/6, -14/6, नीचे 6 नहीं बदलना आपने, -15/6, -16/6 और -17/6। ये 5 संख्याएं -2 और -3 के बीच में भी आ रही हैं, और ये परिमेय संख्याएं भी हैं। और ये है हमारा पहले लेसन का लास्ट क्वेश्चन। -2/5 गुणा 4, ध्यान देना भाई, -2/5 गुणा 4 को संख्या रेखा पर गुणा करके दिखाएं। तो आपने क्या करना है, पहले संख्या रेखा पर हमें -2/5 दर्शाना पड़ेगा और उसको फिर हमें 4 बार लेना पड़ेगा। तो अब हम -2/5 को किस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर -2/5 को दर्शाएंगे। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा, ये हो गया 0 और ये हो गया -1। इसके हमने किए 5 समान भाग, जिसके लिए मुझे 4 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये -1/5, -2/5, ठीक है, ये -3/5, ये -4/5 और ये -5/5। तो मैं इन्हें यहाँ लिख देती हूँ। हमें तो केवल क्या चाहिए, -2/5। ठीक है, इस दूरी को हमने निश्चित कर लिया, -2/5। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि बाकी की दूरियों को आपने मिटा देना है। तो मैं एक बार इसको पूरे स्क्रीन को ही साफ़ करके दोबारा से आपको, क्योंकि यहाँ इरेज करने में इस पर स्क्रीन पे थोड़ा समय लग जाता है बेटा, तो ये मैंने किए थे 1, 2, 3 और 4, 5 बराबर भाग हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ये देखो 0 और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं -1, 1, 2, 3, 4, और ये जो है ये हमारा है -2/5। अब इतनी दूरी को आपने 4 बार इस पर दर्शाना है, 1, फिर हम लेंगे 2, इतनी दूरी को। ठीक है, आपने फुटे से नापना है, अपना फुटे से आपने ये देखो मेरी बात को समझो कि फुटे से आपने इस दूरी को नापना है, और 1, ठीक है, इतनी ही आगे फिर जाना है 2, इसको -1 को भले ही मिटा देना, 3 और ये 4। ये दूरी -2/5 कितनी बार हो गई, 4 बार हमारी हो जाती है। -2/5 को 4 बार गुणा करना या 4 बार जोड़ना वो समान बात होती है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -8/3।
5। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 2 गुणा 5 का क्या मतलब है कि 2 को 5 बार जोड़ना, ठीक है ना। तो हमने उस गुणा को जोड़ के रूप में यहाँ दर्शा दिया संख्या रेखा पर। तो यही हमसे कहा गया था कि इसको संख्या रेखा पर गुणा करके दर्शाएं। तो बेटा जी ये था आपका कंप्लीट चैप्टर 1 आपकी वर्कबुक का। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।